नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया, जहां आज हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क की एक ऐसे कदम की जिसे लेकर के उसके घर में ही विरोध शुरू हो गया है। खुद को मुसलमानों का हितैषी होने का दावा करने वाले पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर अब गाजा में मुसलमानों के खिलाफ सेना उतारने जा रहे हैं। हम आपको मुनीर और शहबाज के फैसलों के बारे में बताएंगे। उसके पहले आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान सुनवा देते हैं। Way back in the 50s and 60s, there were times when the establishment intervened and took over the reins of power. Right. Because of the situation which we face today, as we just discussed, the terrorism and a threat from Afghanistan, from India, a cooperation of national institutions. And Pakistan Army or armed forces are the most important national institution. And I call it a hybrid arrangement. I've been saying it. हाइब्रिड व्यवस्था यानी कि मिली जुली सरकार, सेना और पाकिस्तान। अब देश सरकार के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन यहां पर ख्वाजा आसिफ खुद मान रहे हैं कि उनके देश को सेना के द्वारा चलाया जा रहा है। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार की मदद कर रही है, उनका ये कहना है। अरे भाई, सरकार चलाने के लिए भी मदद चाहिए तो सत्ता में आना क्यों था? यानी कि ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में सेना का कद अब भी ऊंचा ही है। इस बीच खबर यह है कि पाकिस्तान गाजा में सेना भेजने के लिए राजी हो गया है। हालांकि इसका पाकिस्तान में ही विरोध भी शुरू हो गया है। अब इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, किसकी तरफ से किया जा रहा है, वो आपको बता देते हैं। गाजा में शांति सेना भेजने को लेकर के पाकिस्तान के अंदर विरोध तेज हो गया है। मौलाना और विपक्ष के बाद अब पूर्व सैनिकों ने भी पाकिस्तान सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान में पूर्व सैनिकों के संगठन वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें आसिम मुनीर के गाजा में सैनिकों के भेजने के फैसले का विरोध किया गया है। इसमें पाकिस्तान सरकार का बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को इस्लाम के दुश्मनों से हाथ मिलाने जैसा बताया जा रहा है। पूर्व सैनिकों से पहले पाकिस्तान के धर्मगुरु और विपक्ष के नेता भी पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने और गाजा में सेना भेजने का विरोध कर चुके हैं। खबर यह है कि घरेलू हालातों का हवाला देते हुए मुनीर ने गाजा में सेना भेजने के लिए कुछ समय मांगा है। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान को इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स यानी आईएसएफ के स्वरूप का इंतजार है। विदेश मंत्रालय यह दावा कर रहा है कि पाकिस्तान शांति स्थापना का हिस्सा बन सकता है। ये देश जिसका नाम पाकिस्तान से ज्यादा आतंकिस्तान लिया जाता है, वो कह रहा है कि वो शांति स्थापना का हिस्सा बन सकता है। लेकिन वो खुद की अगर बात करे तो कहीं पर भी खरा साबित नहीं होता है। हथियार डालने पर मजबूर करने का जो अभियान है उसका हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन ये कह रहा है। अब पाकिस्तान के सीडीएफ यूं ही गाजा में सेना भेजने के लिए तैयार नहीं हुए, बिल्कुल नहीं। जब तक उन्हें कुछ मिले ना, जब तक वो अपने देश को बेचे ना, वो कैसे कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका के सामने कुछ मांगे भी रख दी गई हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ मांगे रखी गई हैं, चलिए वो आपको बता देते हैं। पाकिस्तान ने सबसे पहली मांग रखी है कि तुर्की के सेना के साथ ही गाजा में अपने सैनिकों की तैनाती की मांग करेगी। उसकी मांग यही है कि तुर्की की सेना आगे, उसके सैनिक पीछे, हमेशा का बराबर। पाकिस्तान ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के बराबर एक संयुक्त कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर की मांग कर दी है। यह दूसरी उनकी शर्त है। तीसरी शर्त में मुनीर ने सैनिकों को भेजने के बदले अमेरिका से भारी भरकम रकम मांग ली है। कहा था ना मैंने कि जब तक ये लोग खुद को ना बेचें तब तक ये कोई काम नहीं कर सकते। और इसने इस बार भी यही किया है कि अपने सैनिकों को भेजने के लिए बेचने वाला प्रबंध कर दिया है। अब आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सवाल सबसे पहले बड़े जो अहम है वो मैं आपको बता दूं। सवाल यह है कि क्या हमास के खिलाफ हथियार उठाना पाकिस्तान का मुसलमानों से धोखा नहीं है? कल तक रो रहे थे, इजराइल को पानी पी पी करके कोस रहे थे, और आज उसी के साथ जाकर के खड़े हो गए। दूसरा सवाल यह है कि क्या अमेरिका से आर्थिक मदद मिले तो हमास के खिलाफ भी उतर सकते हैं, और ये बिल्कुल सही है। ये कहीं पर भी उतर सकते हैं, पैसों के लिए ये कभी भी बिक सकते हैं। तीसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हमास नेताओं पर भी सरकार क्या कोई कार्रवाई करेगी?
आए दिन जो अपने यहाँ पर ये हमास के नेता बुलाते रहते हैं, उनके लिए उनके सामने नाचते गाते हैं, क्या उन पर भी कभी कार्रवाई करने का जिगरा रख पाएंगे? अब इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्त, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल दिनेश नैन, रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक, और अहमद पत्रकार हैं बलोच के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जहांगीर राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अहमद, आप ही बताइएगा क्या चल रहा है पाकिस्तान में? पैसों के लिए कभी भी कहीं भी बिक जाएंगे क्या? और आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये पाकिस्तान जो है बरतानिया का क्लाइंट स्टेट है। गोरे ये मुल्क बना के गए गुलामों वाला। ये जो इनका फौज जो है, गोरों ने कई पहले जो है डेकेड्स पहले बनने से पहले ये पंजाबी मुसलमान जिहादी फौज, अंग्रेज़ों का पैदावार, ये बना के गए हैं। ये इनका इंटरेस्ट सर्व करने के लिए गोरों का। आपने देखा कि किस तरीके से बगैर वजह के कितनी ज़बरदस्त बर्रे सगीर को इन्होंने डिवाइड किया, बंटवारा करवाया, अपना भी मुंह काला कराया, और आज तक ये जो है गुलाम है अमेरिका के। इनको शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से शहबाज शरीफ जो है ट्रंप की गुलामी कर रहे थे, जिस तरीके से उसकी चमचागिरी कर रहे थे, जो ट्रंप जो अपने इनके जो ईरान को ये कहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई हैं, तो ट्रंप साहब तो उनके ऊपर अभी बमबारी करने जा रहे हैं, और ये उनकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे शहबाज शरीफ। अब मैं आपको एक अर्ज करूं, ये शहबाज शरीफ को अगर आप गौर से देखें ना, तो ये जो है इंडिया पाकिस्तान में बड़े बड़े होटल होते हैं, वहाँ बैरे होते हैं ना वेटर, ये उस तरीके का लगता है। ये तो वजीर आजम कहीं से लगता भी नहीं है। इसमें तो कोई लीडरशिप स्किल्स है भी नहीं। दरअसल जो इनकी पार्टी है PML नवाज, उसका भी लीडर इनका दूसरा भाई है नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ही बिल्कुल इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत में बड़े बड़े होटल में कुछ बैरे होते हैं, उसी तरीके से वो लगते हैं। तो जहांगीर से मैं ये सवाल पूछ लेती हूँ कि क्या यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं यू गेट अप एंड ही गेट अप? सबसे पहले तो इंडिया डेली का शुक्रिया, उन्होंने मुझे टाइम दिया। और सबसे पहले मेरे पास सिवाय अहमद के काफी लर्नेड दोस्त बैठे हुए हैं, काफी लर्नेड लोग बैठे हुए हैं। अहमद को मैं नहीं जानता, ये मस्ती खान है, कभी अहमद खान हो जाते हैं, इसके डेली नाम चेंज होता है ये, क्योंकि जब तक आप लोग डॉलर फेंकते रहेंगे सो कॉल्ड इन प्रेडेटर्स के खिलाफ, सो कॉल्ड इन आप भी पैसों में आए, बड़े गलत अल्फाज मेरे लीडरशिप के खिलाफ बात की है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे बंदों को जिन्होंने मेरी लीडरशिप के खिलाफ बात की है। सो कॉल्ड इन पपेट को, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने इनका सत्यानाश कर दिया ये, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इनके बशीर ज़ैब ने स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया क्योंकि ईरान से निकल गया है तो आखिरी बार हमने खेलना है। और जिस तरीके से कुत्ते की मौत मारी हमारी फौज ने, इनके जो है ना सारे पता नहीं कौन से ये इनको कहते हैं उनको, तो ये भारत के बिलों में बैठे हुए हैं, और फिर आप जो है डॉलर फेंकते हैं तो ये इनका जो है तितली का नाच नचा रहता है। तो मेरे ख्याल से देखें, ये ना सिंधी लगते हैं ना बलोच लगते हैं, क्योंकि इनका अभी BP हाई हो रहा है। कभी ये टोपी पहनते हैं, ये इसकी कभी टोपी उतर जाती है, आप पैसे देते हैं तो ये जो है चाबी की तरह ये खेलते रहते हैं, और इनकी कोई गेम ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बता दूं, एक मिनट दीजिएगा, मैं लौट रहा हूँ। देखें, वही पाकिस्तान है जिसने जो है आप लोगों को ईरान से पीछे हटने पे मजबूर किया चाबहार पोर्ट से। वही पाकिस्तान है जिसकी जो है दुनिया डंगा ठोक के कह रही है कि 11 तैयारे गिरे। वही पाकिस्तान है जिसकी वजह से आप लोगों को ताजिकिस्तान से पीछे हटना पड़ा। तो मेरे ख्याल से ये सवाल हमसे पहले आप लोगों ने BJP से पूछना है कि आपने 2016 से लेके 2025 तक जो ईरान की चाबहार पोस्ट पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, आपने ताजिकिस्तान 2004 से लेके जो 2025 तक ताजिकिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, जिस तरीके से आप लोगों को ओमान से निकाला गया, तो आप लोगों की जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को सोचना चाहिए अगेंस्ट BJP और जो है हिंदुत्व को, कि किस तरीके से आप लोगों को ना बांग्लादेश सुन रहा है, ना नेपाल सुन रहा है, ना मालदीव सुन रहा है, ना श्रीलंका सुन रहा है। और सिंध से कौन से यतीम को बुला दिया है? सिंध से कौन से यतीम को बुलाया है? सिंध से कोई अच्छे आदमी हैं बहुत सारे,
पढ़े लिखे लोग सिंध में हैं, आपने कौन से यतीम को बुला दिया? इनके फेसबुक पेज देखें, आसिम मुनीर को ये अपना खुदा समझते हैं। अजीब किस्म के लोग हैं। आप अपनी हिस्ट्री बताएं, थोड़े में आपके मुंह भी नहीं लगता, आपकी शक्ल इतनी घटिया शक्ल है, देख के वोमिटिंग आ जाती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिसकी भी औलाद है, हमें पता है कि हमारे वालिद बड़े मोहतरम है। आपकी तरह नहीं है कि इंडिया को और मोदी को अपना बाप बनाए। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपको जागीर, पहले तो ना आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने देश में अपने लोगों से ही इस तरीके से बात करते हैं। बहुत शर्म करने वाली बात है। नहीं जहांगीर, पहले आप थोड़ा शर्मिंदा होइए कि आप अपने देश के लोगों के साथ किस तरीके से बर्ताव करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। आपने नेशनल टेलीविजन पर यह साबित कर दिया है कि बलोचों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, और इसी तरीके से पीओके में रहने वाले लोगों के साथ भी आपका व्यवहार ऐसा ही होगा। आप अपने से सीनियर, आप लोगों को यह सिखाया जाता है कि किसी व्यक्ति से बड़े से कैसे बात करनी है। आपको इतना रोना आ रहा है उस व्यक्ति पर जो व्यक्ति ये कहता है कि हमें टिश्यू पेपर भी नहीं, टॉयलेट पेपर की तरह हमें किसने इस्तेमाल किया? अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। अरे आप तो झंडे वाले चांद पर ही अटके हुए हैं, चांद पर तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो दूसरे देशों के बारे में अलील जलील बोलने से अच्छा अपनी सरकारों को जरा आईना दिखा दीजिए, एक गिफ्ट भेजिए प्रधानमंत्री को, आसिम मुनीर को, वो अपना चेहरा देख पाएंगे। आईना उनका रखना जरा भूल गया है, मुझे लगता है कि आईना नहीं रह गया है पाकिस्तान में। कर्नल दिनेश नैन, देखिए मीनाक्षी, ये बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान आज की तारीख के अंदर अगर किसी की सही में चमचागिरी कर रहा है तो दो राष्ट्र हैं, एक तो चीन है जिसको अपने आयरन ब्रदर बोलते हैं, और दूसरा अमेरिका। लेकिन ये चमचागिरी करता है सिर्फ अपने फायदे के लिए। कभी इधर से पैसा मिलेगा तो उधर की बात करेगा, दूसरी तरफ से पैसा मिलेगा तो दूसरी तरफ की बात करेगा। अभी जहांगीर भाई ने 2 पॉइंट मेन बोले थे, धोखा, और दूसरा पॉइंट था डॉलर्स का। तो मैं पहले धोखा कवर करता हूं। इनके आर्मी चीफ हुआ करते थे, बाद में फील्ड उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, जियाउल हक। जहांगीर भाई जब जियाउल हक ब्रिगेडियर साहब थे ना, तो एक आपकी ब्रिगेड जो है जॉर्डन में भेजी गई थी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला के बुलाने पे। और क्या पॉइंट था उनका, क्या मदद मांगी थी उन्होंने ये कहा था जहांगीर भाई कि जो पैलेस्टाइन है ना, जिन्होंने पीएलए अराफत की आर्मी से गन उठा लिया था, यानी जो हथियार उठा लिया था इजराइल के खिलाफ, वो लोगों को तंग कर रहे हैं, अब्दुल्ला को चाहते हैं पूरे जॉर्डन में उनका कानून चले। तो आपके जियाउल हक गए और मालूम क्या किया साहब, आपकी सेना ने और जियाउल हक ने मिलकर 20,000 फलस्तीनियों का कत्ल किया। उसको आज भी उनकी किताब में ब्लैक डे बोलते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप कैसे कह सकते हो जहांगीर भाई कि आपकी सेना फलस्तीन के बारे में सोचती है? नहीं, मेरे को कंप्लीट करने दो, देखो बीच में नहीं बोलना, आप पॉइंट नोट कर लो, मैंने आपके नोट किए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि कैसे कह सकते हो कि कोई भी पाकिस्तानी नमाज को हाथ में उठा करके, कुरान शरीफ को हाथ में उठा के कसम खा ले कि इस तरीके से आप फलस्तीनियों के हितैषी हो, उनके फेवर के लोग हो? नहीं। रही बात हमास की, हमास के अंदर आप लोग किसके साथ जाने की बात कर रहे हो? तुर्की के साथ। क्यों? आपको अपनी सेना के ऊपर विश्वास नहीं है? क्योंकि वो बलूचिस्तान से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा तक जूते खा रही है। आपके ख्वाजा जो है ये डिफेंस मिनिस्टर, जो उसने क्या बोला सदन के अंदर कि हमारे सैनिक तो लड़ ही नहीं, हमारे बंदे तो लड़ ही नहीं पा रहे पाकिस्तान के सैनिक इन लोगों से। इनके पास तो मस्तान साहब के पास वो तो 20-20 लाख रुपए की राइफल्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, 14 कस्बों के अंदर कब्जा कर लिया। तो क्या अब घबरा रहे हैं? 6,000 सैनिक भेज रहे हैं जो घबरा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहुत है, आपका धोखा बहुत दिया हुआ आपने। अब आ जाते हैं 1980 में, जब रशिया अंदर आया तो जहांगीर भाई क्या हुआ था कि अमेरिका ने प्लान बनाया कि रशिया अफगानिस्तान में नहीं बैठना चाहिए, तो पाकिस्तान को इस्तेमाल किया पैसा फेंक के। लाल मस्जिद इस्लामाबाद की सेंटर पॉइंट बना भाई, और वहां पे जितने भी जिहादी थे पूरे अरब के, वहां आए और जिहाद के नाम से तालिबान बना करके अफगानिस्तान में भेजा। लेकिन 2001 के अंदर जब ट्विन टावर का हादसा हुआ और अलकायदा के पीछे पड़ गया अमेरिका, क्योंकि अलकायदा भी इन्हीं के साथ था, तालिबान के साथ, तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने फिर पैसा लिया और क्या किया मालूम? जिस तालिबान को पैदा किया था उसी के ऊपर गोलियां चलाई, ड्रोन से अटैक किए,
तभी क्या हुआ, इसी कारण से इस तालिबान के जो कबीले थे आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और कुछ आपके अफगानिस्तान में 19-20 कबीले थे, इन्होंने सबने मिलकर कहा अरे तौबा तौबा, ये क्या कर रहा है पाकिस्तान की सेना, इन्होंने तो हमको ट्रेनिंग दी थी, ऊपर से हमें ही मार रहे हैं पैसा लेकर के। तो मसूद जो था, बैतुल्ला मसूद खड़ा कर दिया तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तो बोला हम आपके पीछे, आप आज आपकी नाक में दम कर रखा है, ठीक है, यहां धोखा दिया। तीसरा, हमारे जो पीओके के लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, उनको ये कह के कश्मीर कश्मीर का नाम लेकर के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सुबह बनेगा, तौबा करो, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन क्या हुआ, उन्हीं का पानी, उन्हीं की बिजली, उन्हीं की जमीनें, उन्हीं के सारे रॉ मटेरियल सारे जाते लाहौर, बिजली जाती लाहौर, वहां से 14 रुपए की बन के बेचारे की बिजली 40 रुपए की बनकर उनको वापस आती है। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, भी तो यही हो रहा है, निकालो बाहर निकालो। जो आपने ये तमाम शर्तें गिनवाई कर्नल, इसी तरीके से लास्ट पॉइंट सिर्फ मुझे लास्ट पॉइंट मीनाक्षी, अब आ जाते हैं पैसों के ऊपर। देखो मैंने कितनी जगह पैसा गिना है जागीर भाई, मैं इसी बात ऐसे ही आपने भी शायद डॉलर दिए होंगे हमारे पीओके के अंदर से। वो था ना वो यासीन मलिक जिसको हमने जेल में डाल रखा है, पता है ना आपको, वो वही हुर्रियत, वही साहब, हमने सबका सॉफ्टवेयर बदल दिया, अब सबको जेल में डाल के सॉफ्टवेयर बदल दिया सबका। अब आपके पास कोई डॉलर देने वाला लेने वाला है नहीं, ठीक है, तो यहाँ का तो भूल जाओ, उधर मिलेंगे पक्का, अमेरिका देगा, अमेरिका आपको डॉलर देख। याद है अभी अभी एक सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी जो बता रहे थे मस्ताना भाई, अभी अमेरिका के पीस फॉर फोरम फॉर पीस, सॉरी, उसके अंदर मीनाक्षी इनके प्राइम मिनिस्टर को डोनाल्ड ट्रंप कहता है खड़े हो जाओ। वही बोला सर मैंने, क्लास में बच्चों को खड़े करते हैं, वही बोला कि जैसे बच्चों को क्लास में खड़ा किया जाता है, उस स्थिति में पहले तो बैठे हुए थे, अब ये वही तस्वीर दिखा रही हूँ सर मैं, ये वही तस्वीर दिखा रही हूँ मैं, आपके खुद के लोग कर्नल दिनेश जैन और साथ ही जहांगीर, आप भी देख लीजिए, ये वही तस्वीर है जब ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि शहबाज यू गेट अप, ये वही तस्वीर है उस वक्त की। अब आप देख लीजिए कि आप लोग कहां पर स्टैंड करते हैं, आप अपने देश को आगे बढ़ाइए, हमारा देश बहुत बढ़िया चल रहा है। ब्रिगेडियर दत्ता, ये क्या बिल्कुल सच नहीं है कि पैसों के लिए ये किसी को भी बेचने के लिए तैयार हो जाए, और आज भी इन्होंने यही शर्त रख दी। अब इन्हें याद नहीं आ रहा कि आईडीएफ ने क्या किया, अब इन्हें ये याद आ रहा है कि हमें ट्रंप साहब से पैसे आने वाले हैं, इसलिए हम झुक जाते हैं और वहीं पर जाकर के अपनी फोर्स भी खड़ा कर देते हैं, जिसके पीछे पीछे तक कल तक हम रो रहे थे, और इनको अगर कोई पैसा दे दे तो ये हमास को भी उखाड़ करके फेंकने के लिए खड़े हो जाएंगे। कोई धर्म नहीं, कोई भाई बंधु नहीं, कोई राष्ट्रवाद नहीं, कोई इस तरीके की बात ही नहीं कि हिंदू मुसलमान, इनको सिर्फ इतना पता है रुपया पैसा, बात खत्म। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा मीनाक्षी, और जहांगीर साहब की बात का मैं जवाब देता हूँ। वो ये कह रहे थे कि साहब किस तरह से मतलब हमारी जो सेनाएं हैं वो किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर हावी थी ऑपरेशन सिंदूर में, आपने देखा। दूसरी चीज आप ये देखिए कि कोई भी सरबराह जो देश का जाता है, आपने कभी देखा है कि किसी भी देश का कोई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उनके साथ गया हो? यहाँ उल्टा है, यहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं। यहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहता है कि अब मेरे फील्ड मार्शल के ऑर्डर्स निकालिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उनके हुक्म की तामील नहीं की गई तो उन्हें मालूम है कि इमरान खान साहब के बगल वाली कोठरी में वो पड़े होंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको पता है कि देखिए आज कल की खबर है, पाकिस्तान आर्मी ने अपने सैनिकों को, जो बलूचिस्तान के जो जामाज हैं, उन्होंने पकड़ रखा है। वो फोटोस आया हुई है अखबारों में। और पाकिस्तान जिस तरह से, देखिए कोई, मैं कह रहा हूं कि कोई नेशनल नैरेटिव ही नहीं है पाकिस्तान का। कायदे आजम साहब, मैं उनका जाती तौर पे, एक मिनट सुन लीजिए आप, पहले सुन लीजिए आप, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं। कायदे आजम साहब का मैं भी एहतराम करता हूं, लेकिन आप ये बताइए कोई नैरेटिव उन्होंने पाकिस्तान के लिए लिया? आप कारगिल युद्ध में, मैं उस युद्ध का हिस्सा रहा हूं, आपके पे बुक, आइडेंटिटी कार्ड्स, 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, 7 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, इनके बटालियंस के हमने दिए, और आपने उन सैनिकों को लेना भूल गए। मैं फिर भी अप्रिशिएट कर रहा हूं लेफ्टिनेंट अकरम रजा को, जिसने खुद सीज फायर के लिए व्हाइट फ्लैग रेज किया, और उन्होंने कहा कि मैं उस यूनिट को कमांड कर रहा हूं जो जनरल मानेक शाह ने कभी कमांड की थी, मैं अपनी बॉडीज लेना जाना चाहता हूं। तो ये एक सोल्जर का कैरेक्टर होता है, और भारत ने उनको ससम्मान
गार्ड ऑफ ऑनर देके उन सैनिकों को विदा किया, और जिन सैनिकों को इन्होंने नहीं लिया उनको भारत ने उनको लास्ट राइट्स दिए। भारत एक ऐसी सभ्यता है। आप ये बताइए कि साहब हमें आज मुझे बताइए, ईरान के बारे में इन्होंने कहा कि भारत ने ईरान का जो चाबार पोर्ट है, रईसी साहब जिनका इंतकाल हो गया, उनसे जाने से पहले चाबार पोर्ट 10 साल के लिए भारत को देके गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत एक ऐसा देश है जो इसको चला सकता है। आप लोगों का क्या, आप तो आपके खुद प्राइम मिनिस्टर साहब नेशनल मीडिया पे जाके कह रहे हैं कि कर्ज मांगते मांगते हम थक चुके हैं, हमें शर्म आती है, हमारी आंखें नीचे होती हैं, आपके हवाई जहाज जब्त कर लिए जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि साहब करेंगे वो क्या रहनुमाई जो खुद कारवां लुटा के आ रहे हैं। अगर आपका जो है, आप देखिए बलूचिस्तान के जाबाजों ने आपका बैंड बजा रखा है। हमारे यहाँ कम से कम देखिए, अगर भारत को इस तरह की कोई, अब तो ढूंढा भी जा रहा है पूरी तरीके से, जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है इनके पूर्व चीफ को, तो ढूंढा भी जा रहा है कि आ जाएं वापस, उसके बाद देख लेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से फोर्स भेजने का ऐलान किया जा रहा है, आप पूर्व राजनयिक, इसलिए मेरा खासतौर पर आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वो फोर्स अपनी भेजेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसे कुछ डॉलर भी चाहिए, वो उनकी तरफ से शर्त लगा दी गई है, तुर्की के पीछे जाएगा, कवर अप भी चाहिए। लेकिन इस सब में पाकिस्तान के अंदर जो शोर उठा है, पाकिस्तान के अंदर जो गूंज उठी है, उसके वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार गिरने की कवायद भी तेज हो जाएगी, क्योंकि वहां तो सरकारें भी अपना वक्त कहाँ पूरा कर पाती हैं। देखिए, जहां तक अहमद सवाल का सवाल है, जो बलोच पत्रकार हैं उन्होंने जो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट बात की है कि उनके जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको वेटर बता दिया है, ये अच्छा नहीं है। देखिए, कुछ भी हो, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए जहांगीर साहब को बुरा लगना अच्छा था। बुरा तो लगेगा ही लगेगा, उनके प्राइम मिनिस्टर को अगर बुरा कहेंगे, लेकिन खुद भी जानते हैं कि खुद लोग धोखेबाज हैं, उनके अंदर इस्लाम के नाम की चीज़ नहीं है, इसीलिए बलोचियों को भी मार रहे हैं और बुरी तरीके से मार रहे हैं। अगर वो इस्लाम के जब मानने वाले होते तो रमज़ान के दिनों में बलोचियों को नहीं मारते, क्योंकि वो भी मुसलमान भाई हैं। अब आप समझ लीजिए, उनका इतना पाकिस्तानियों का जो खून है बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। और मैंने इनको सऊदी में रहा हूँ तो मैंने देखा भी है कि इनके किस तरह के आचार विचार हैं, किस तरह से वहाँ घूमते हैं ये, और किस तरह से इनका व्यवहार होता है, इनकी किस तरह वहाँ पर ड्रग्स के बारे में इनकी गर्दनें काटी जाती हैं हर फ्राइडे को जद्दा के अंदर, वो मैंने देखा है सऊदी के अंदर, और किस तरह नशीली स्मगलिंग होती है इनकी पाकिस्तान की। आज ये जहांगीर साहब इस बात को बुरा मान गए, इस तरह नहीं कहना चाहिए बलोच साहब को, इज्जत के साथ कहना चाहिए कि वो अपनी बेइज्जती कराने जा रहे हैं वहाँ पर। आप देख लीजिए कि इन्होंने 20,000 फौजियों का सौदा किया है, उसके अंदर CIA से बात की है, US की तरफ से, और मोसाद से बात की है, इजरायली वालों से। आप बताइए, रमज़ान का दिन है, रमज़ान का दीन का दिन है, और इसमें क्या बातें अच्छी होनी चाहिए। आज वो बलोचियों को मारते हैं, उसके बाद आप हिंदुस्तान की तरफ गलत निगाह रखते हैं। आज आप देखिए कि सबसे ज़्यादा इनका तो दीन ईमान भटक चुका है, इनके अंदर दीन ईमान की नाम चीज़ है ही नहीं। आप देखिए कि इजराइल जा रहे हैं, उन दुधमुहे बच्चों को, 60-70 हज़ार बच्चे मारे गए हैं, और किस बुरी तरीके से वहाँ मारपीट हो रही है इस रमज़ान के ज़मीने में, और ये जाने तैयार हैं। क्यों? इनको पैसे चाहिए। ये सब लालची लोग हैं, इसे दिलता है कि हमारे पहलगाम में भी जब आए थे तो लालच के तहत आए थे, इनको पैसा दिया गया, इन्फ्लेटर बन के आए हमारे यहाँ। लेकिन इसका जवाब हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने और हमारी फ़ौज ने इस तरह दिया कि 9 ठिकाने ने इस तरह नाबूद कर दिए जिन्होंने अपने सेंटर बना रखे हैं। किस लिए भाई? अगर आप मारते हैं किसी मार्केट में, आपके आतंकवादी आते हैं, तो क्या वहाँ मुसलमान नहीं होते हैं? क्या सिर्फ हिंदुओं को आप मार देते हैं? ये सब कहने की बात है। आप बिके हुए लोग हैं, इससे ज़्यादा बिके हुए हो नहीं सकते। आज आपका ज़मीर मर चुका है, जिसकी वजह से आप लोग इस तरह के डिसीजन लेते हैं। हमारे हिंदुस्तान में आज पूर्व सैनिकों के संगठन वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज में यही लिखा है कि पाकिस्तान सरकार ने मुस्लिम उम्मा को धोखा दिया है। जहांगीर, और यही बात डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया दोबारा। अच्छा, इसमें सुनिएगा, 2 से 3 मिनट मुझे दीजिएगा। आपको थोड़ी दे सकती हूँ, बाकी मेहमान भी मानिक जी, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, मैं बारी बाय बारी जो है ना एक चीज क्लियर करूंगा। डॉक्टर अमीन ने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि प्रोटोकॉल में मेरा एज अ वकील मुझे लाजमन कहता है कि भाई प्रोटोकॉल में रहना चाहिए। ये एक तस्वीर देखिएगा, एक किस तरीके से एक मुस्लिम युवा को कल जो है कत्ल कर रहे थे, फिर उसका वालिद उसके बीच में आया, तो हिंदू गौ रक्षक अपने आप की बात कर लीजिए। आप तो अपने सैनिकों को तक
सैनिकों तक को आप अपना इनकार कर रहे हैं कि भाई वो हमारे सैनिक नहीं है, जो आईडी लेकर के, जो अपनी ड्रेस दिखा रहे हैं कि भाई हम आप ही के यहाँ से आए हैं, आपके यहाँ से आसिम मुनीर चले जाते हैं आतंकियों के जनाजे में, लेकिन अपने सैनिकों को सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि वो हमारे नहीं है। यहाँ की सरकारें यहाँ का देख लेंगी। एक मिनट मेरी ये तस्वीर की बात कर रही हूँ मैं। जी। अच्छा, इसमें क्या है कि कल जो है निखिल गुप्ता परसों जो अरेस्ट हुए हैं यूएसए अथॉरिटीज की तरफ से, वो क्यों गिरफ्तार हुए, कोई बताने लायक है? आप जो 4 स्टार जनरल डेस्टिनी की बुक जो नहीं पब्लिश कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? कोई बीजेपी से पूछेगा? मेरे सारे मुझे लगता है कि आप लोगों की आदत हो गई है पटरी पर नहीं चलने के लिए, इसलिए बार बार पटरी से बेपटरी होते हुए गिरते रहते हैं। सवाल पूछ रही हूँ, ए जवाब आ रहा है वाई का, एक्स का। अरे ए तक तो आइए, ए से शुरू होती है ABCD, XYZ पे खत्म होती है। 70% अरेस्टेड है मणिपुर नागालैंड में, तो किसी ने बात की है कि वहां पे क्या हो रहा है मणिपुर में? जिस तरीके से मणिपुर रमजान में जल रहा है। मुस्लिम राष्ट्र आप हैं, भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। आपके यहाँ से कहा जा रहा है कि उम्मा को धोखा दिया जा रहा है। आप अपने यहाँ का मुझे बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे कि वहां के लोगों ने आपको जवाब देने लायक भी नहीं छोड़ा है? इस तरीके का प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, जो बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से कश्मीर का नाम लिया, किस तरीके से कश्मीर में जो है आपका जो है राजपाल सिंह थे मेरे ख्याल से, मलिक जो है रमजान मुसलमान अमीन भाई प्लीज, डॉक्टर साहब एक मिनट प्लीज एक मिनट धीरज रखिए सर, धीरज रखिए अमीन भाई प्लीज धीरज रखिए। किस तरीके से कश्मीर में हो रहा है, क्या आप इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाएंगे? क्यों जा रही है आपकी फौज? आप क्या करने जा रही है? आप पैसे के लिए जा रही है? बिके हुए हैं आप, जमीन बिक चुका है। इस्लाम नहीं है दिल के अंदर, इस्लाम नाम की चीज नहीं है। यू आर नॉट ए मुस्लिम। अगर मुसलमान होते तो ये जमीर नहीं होता आपका आज। या तो मुझे टाइम दे बोलने का, या तो फिर आप लोग खुद ही बोले। आप बम मारते हैं मस्जिदों में, या तो आप खुद ही बोले सर। ज्यादा क्या है? मैं आपसे ना कोई ऐसी सवाल कर रहा हूँ ना कोई बात कर रहा हूँ, बीच में बोल रहे हैं। या तो मुझे बोलने का मौका तो दें सर। आप क्या कर रहे हैं? मैंने सिर्फ सवाल ये पूछा कि आप ईरान से क्यों भागे? इतनी बजट में इतने पैसे रखते थे, क्यों नहीं रखे? आप ताजिकिस्तान से पोर्ट खाली करके क्यों, एयरबेस खाली करके क्यों भागे? आपने ओमान से नेवल बेस क्यों खाली किया? मैंने तो आपसे सवाल ये किया। आपने जो है अमेरिका के गोद में जाके बैठे कि हम जहांगीर साहब एक सीधी सी डिबेट कर रही हैं मीनाक्षी, वो ये आपसे पूछ रही हैं कि आपके जो सैनिक हैं वो गाजा क्यों जा रहे हैं? क्या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इफ यू से यू आर a Muslim, so you cannot send the Muslim for the कत्लेआम फॉर मुस्लिम। आप मुसलमान हैं ही नहीं, आप बलोचियों को मारते हैं, भाइयों को मारते हैं, जुम्मे के दिन आपके यहाँ ब्लास्ट होता है। ये आपके कैरेक्टर हैं। यू आर नॉट ए मुस्लिम पर्सन, यू आर नॉट बिलीविंग ऑन द इस्लाम। इस्लाम क्या कहता है आज की डेट में? इस्लाम ये कहता है अगर आप इस्लाम के भाई बंद हैं तो अपने भाई बंदों को बचाइए। आप जो है हद सच की बात कहें, क्या आप कर रहे हैं हद सच की बात? सिवाय एक दो चीजों पे आप क्यों नहीं मणिपुर की बात करते हैं? आप क्यों नहीं नागालैंड की बात करते हैं? आपने क्यों जो है हसीना वाजिद को इंडिया में? हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। हमारे हिंदुस्तान में भाई भाई माना जाता है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो या पारसी हो। ये इस कंट्री के अंदर ये खूबी है हिंदुस्तान के अंदर, ये हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। डॉक्टर अमीन साहब, इस तरीके से आप फ्राइडे के दिन को क्यों नहीं इंडिया बांग्लादेश भेजते? क्या बोलेंगे आप? बलोचियों को मारते हैं, बलोची आपको मारते हैं, क्या करेंगे? हैं आप वहां ठिकाने चला रहे हैं आतंकवादियों के, लोगों को मारने के लिए। कहीं भेजते हैं कश्मीर, कहीं भेजते हैं फ्रांस, कहीं भेजते हैं इंग्लैंड। क्या बात करते हैं आप? और आज आप भेज रहे हैं निखिल गुप्ता पाकिस्तानी नहीं है। ये अभी आपको भारत के मुसलमान दिख रहे थे, अब आपको निखिल गुप्ता याद आ गए। अगर भारत की तरफ से पूरा जवाब आपको मिल रहा है ना डॉक्टर मोहम्मद अमीन की तरफ से कि क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई मुद्दा बचता है। मैं आपसे तब से सवाल पूछ रही हूँ कि आपने ये जो वेटरन्स ने लेटर लिखा है, जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं आपके देश की सरकार पर। आपके ये देश की सरकार चलिए छोड़ दीजिए, आपके ये मुखिया आसिम मुनीर पर सीधे सीधे वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने पूरे देश को नहीं, पूरे 57 देशों को धोखा दिया है। आप उस पर कुछ नहीं बोल पाए जहांगीर, आप चुप हो गए उस पूरे मुद्दे पर। अहमद, ऐसा ही होता है पाकिस्तान में
कि अपना ना बलोच इन्हें दिखता है, ना इन्हें पीओके दिखता है, ना इन्हें गिलगित दिखता है, ना इन्हें बाल्टिस्तान दिखता है, कुछ नहीं दिखता है इन्हें। तो इस्लामाबाद भी नहीं दिखता है, जहां पर मस्जिदों में जाकर के अब किस तरीके से आतंकियों ने अपने काम शुरू कर दिए हैं। ये कि मैं एक दो चीज बात अर्ज करूं यहाँ पर। एक तो अमीन भाई से मैं कहना चाहता हूं, देखिए हमारे जो कौम है उसका नाम बलोच है, बलूची नहीं है, हमारी जुबान का नाम बलूची है। तो प्लीज एक बात नोट कर लें, ये लोग जो है, इनके प्राइम मिनिस्टर, इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो आज तक हमारी कौम का नाम सही नहीं कह सके हैं, वो भी यही बलूची बलूची करते रहते हैं। हमारा कौम का नाम बलोच है। और इसको जो सिंध से जो यतीम आपने बिठाया हुआ है, मैं इनको लिए कहना चाहता हूं, जरा मुंह संभाल के बात करें। आप सिंध में बैठे हैं, आप पंजाब में नहीं बैठे हुए हैं। आप इतने ज्यादा इतराए ना, आपको मालूम है आप जिस गांव में आप बैठे हुए उसके साथ में ही हमारे लोग हैं, हमारे लोग आपके गांव में ही हैं। आप ज्यादा आज से मुनीर की चमचागिरी करने की कोशिश ना करें मेहरबानी करके। मैं आपसे आप नहीं कर रहे, हम अपने हक हलाल का खा रहे, कमा रहे। तुम्हारी तरह नहीं है कि इंडियन टुकड़ों पे पले। कुलभूषण यादव को उसको तो छुड़ाओ। आप यतीम हो, आप पंजाबियों के यतीम गुलाम हो। आप हमारे साथ बिल्कुल शराफत से बात करें। मैं आपसे नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात गौर से सुने, मेरी बात गौर से सुने। आपको पछतावा होगा, आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा, आपके तमाम लोगों को पछतावा होगा। हमारे साथ तमीज से बात करें। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात सुने, अपनी जिंदगी को खतरे में ना डालें। जो यहाँ पे जो है ना ये बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं करें। बात करने के मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ना बात करें। कैसे की जाती है आपको मालूम नहीं, मुझे आपके गांव का भी पता है। आ जाए ना, आ जाए सर, आ जाए मेरे गांव, आ जाए, आपको वेलकम करेंगे। आ जाए मस्ती खान, लेकिन ये बदतमीजी यहाँ बैठ के नहीं करें। मैं एक बात कहूँ, मैं अपने दोस्त विनोद दत्ता साहब से कहूँ, ये कायदे आजम कहाँ के हो गए? ये कहाँ से कायदे आजम हो गए? ये तो बिल्कुल ही घटिया आदमी था। मीनाक्षी जी, जब ये पाकिस्तान आया, कराची आया, जिन्ना सबसे पहले काम ये किया, जिन्ना का काम, मस्ती खान, शट योर माउथ। पहले काम क्या अरे किया? क्या जिन्ना हो की गया बात मैं आपको जहांगीर? सुनाता हूँ। अभी तक तो आप बता रहे थे कि हम अपने हक का खाते हैं, कमाते हैं। आपके ये जो मंत्री हैं पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल, ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गरीबी दर 11 साल में सबसे उच्चतम स्तर पर है। 7 करोड़ लोगों की थाली में खाना नहीं है, हैं? आप तो टीवी डिबेट में इसी तरीके से बात करते हैं मेहमानों से, अपने यहाँ के लोगों से। मीनाक्षी, मैं एक बात कहने देना मुझे जी। जब ये जिन्ना आए कराची, आपको मालूम है इन्होंने क्या किया? एक मारवाड़ी सेठ थे, सेठ शिवरतन मोहाता, आपका सच वो बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, चले गए हैं जहां मैं क्या बोलूं? खैर, पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है। मोहाता के पैलेस पे कब्जा किया जिन्ना ने। जिन्ना जो है सब में बड़ा ठग नंबर 1 वही था, अंग्रेजों का एजेंट, MI6 एजेंट। इतना जबरदस्त मुल्क को बंटवारा करके गया। गुलाम हैं आज तक ये लोग, IMF के भीख मांगते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। हिंदुओं से नफरत, सिखों से नफरत, अपने ही जो मुसलमान हैं उन्हीं से ये लोग नफरत। अमेरिका के गुलाम, चाइना के गुलाम, इनके ऊपर लानत हो, इनके फौज पे। अपने ही वजीर आजम को मार देते हैं, अपने ही वजीर आजम की आंख खराब कर देते हैं। ये किस किस्म का सेना है पाकिस्तान का? नहीं, पाकिस्तान हमारी खुद तो नहीं जान चाहता, छूटने वाली है। पाकिस्तान चाहता ही नहीं है कि वो कभी डेवलपमेंट वाली स्टेट में आ सके कर्नल दिनेश नैन। इसीलिए जो थोड़ी बहुत सरकार चलाने की कोशिश पूर्व नेताओं की तरफ से की जाती है, या तो वो मार दिए जाते हैं या फिर उन्हें जेल में बंद करके रखा जाता है। इनको आदत हो गई है भीख मांग करके अपना घर चलाने की। भले ही उनकी जो बेटी है या फिर जो भी कहिए 10 अरब का वो एक नया उड़न खटोला उड़ा करके ले आए, उठा करके ले आए, लेकिन जनता त्राहिमाम करते रहने चाहिए। देखिए मीनाक्षी, जो मस्ती खान भाई कह रहे हैं ना, उस बात पे थोड़ा सा अगर आप और गौर करें, ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं, ये वकील थे और इन्होंने बलोचिस्तान का केस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और जीते। और क्या जीते कि अंग्रेजों के पास सिर्फ फॉरेन अफेयर्स के बारे में या फिर
बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में छोड़ के बाकी पूरा बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, स्टेट है, और वो अपने फैसले खुद लेगा। ये हमने नहीं किया, ये तो मोहम्मद अली जिन्ना जी ने किया। उन्होंने, उनका एहसान है बलूचिस्तान के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ गई कि जब वो कायदे आजम बने, उसी जिन्ना जी ने, जिन्होंने, जो जानते थे कि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अपनी सेना को भेज करके और पूरे के पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। यहां प्रॉब्लम है। ये चीज समझने वाली बात है। और हो क्या रहा है कि जो जनरेशन आ रही है पाकिस्तान की, वो सोचते हैं कि नहीं, बलूचिस्तान तो हमारा हिस्सा है। आपका हिस्सा नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, आपने कब्जा किया हुआ है। वो अपना चाहते हैं आजादी। और रही बात भूखे मरने की, अरे बलूचिस्तान को आप क्या भूखा मारोगे? 40% आपकी इकोनॉमी बलूचिस्तान चलाता है, उनको भूखा मार दिया आपने, उन्हीं की चीजें छीन के। जो आप पीओके में कर रहे हो, गिलगिट में कर रहे हो, वही वहां कर रहे हो, और इसलिए वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, ना इधर ना उधर। तीसरा, देखिए, मैं तो एक ही सवाल करना चाहूंगा, लेकिन पता नहीं टीवी पर ठीक लगेगा कि नहीं। मैं तो जो पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, जहांगीर भाई, इनको एक होमवर्क देना चाहूंगा। अगली बार टीवी पे अगर आप आओ तो मेरी 2 बात का जवाब देना। क्या ये सच है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब शराब पीते थे, और क्या वो पोर्क खाते थे कि नहीं खाते थे? प्लीज चेक करके आए। नो 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 नो, आपने इस बात के पीछे मस्ती खान साहब भाई को बोला तुम्हें जान से मार देंगे, तुम क्या बेहूदी बात कर रहे हो। हम पूरी एहतराम के साथ कह रहे हैं, प्लीज चेक अप दिस फैक्ट्स। और अगर मैं गलत हूं तो नेशनल टीवी पे मुझे क्लियर कर देना, तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। लेकिन गलत फेस दिखा के, गलत चेहरा दिखा के, और उसको आप सही इस्लाम बताएं, वो बर्दाश्त नहीं। आप ही के देश के अंदर जो पूरा का पूरा कंट्री के अंदर इलेक्शन हुआ, इमरान खान की पार्टी जीती, चाहे इंडिपेंडेंट लड़के जीते हों, उसको तो आपने जेल में डाल दिया। और दूसरा, उसके जितनी भी उसकी मीटिंग हुआ करती थी, उनके आंदोलन चल रहे थे, उनको कुचलने के लिए किसका इस्तेमाल किया? साद रिजवी। साद रिजवी कौन? तहरीक लब्बैक। अब जब तहरीक लब्बैक मजबूत हो गया और मुदरीद के में इस बार बोला नहीं हम तो इस्लामाबाद तक जाएंगे, तो उसी तहरीक लब्बैक के ऊपर आपकी सेना ने गोलियां चला दी। तो तब तो आपने आवाज नहीं उठाई जहांगीर भाई, उठना था। भाई के ऊपर कैसे आप बर्दाश्त कर सकते हो? उलेमा है। और चौथा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह है पाकिस्तान क्यों बना। पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की डेफिनेशन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारे जो अपना पाक कुरान है, उसका कलमा है। पहली बात तो पाक कलमे के बराबर कोई देश हो ही नहीं सकता। नंबर 1, ये कलमे की मैं तौहीन मानता हूं, गलत बात है ये। हमारे देश में मुसलमान भाई है और हम एहतराम करते हैं उनका, नंबर 1। नंबर दूसरा, और अगर ऐसा है तो जब टीटीपी अगर आपको ये कह रहा है कि चलो हम पूरे के पूरे पाकिस्तान में शरीयत लागू करते हैं, शरीयत क्या है? एक वो कानून जो पाक कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक है। तो क्यों शर्मा रहे हो भाई? उनको इनवाइट करने के बजाय उनको गोलियां मार रहे हो। कर्नल साहब, मेरा रिस्पॉन्स ले ले प्लीज, प्लीज रिस्पॉन्स ले, प्लीज अब मेरा रिस्पॉन्स ले लिया। सर बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी पते की बात की। मैं तो पहले आपसे ये कहूंगा कि आपने बड़ा अच्छा जो है ना रिसर्च की है कि बलूचिस्तान का केस और अफगानिस्तान के केस जिन्ना साहब ने लड़ा। जिन्ना साहब कभी भी जो है वकालत नहीं करते। जिन्ना साहब की 2 साल वकालत कराची में रही और 10 साल वकालत, प्लीज अब सुने प्लीज, 10 साल वकालत जो है बॉम्बे में रही। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप ये बात करते हैं, कुलभूषण यादव क्या पकोड़े खाने आया था बलूचिस्तान में? और क्या अगर आप टीटीपी के कह रहे हैं तो मतलब कुलभूषण यादव को आपने ईरान से उठाया है अपनी सीक्रेट एजेंसीज के थ्रू। गलत काम किया आपने। वो एक रिटायर्ड आदमी था, बिजनेस कर रहा था अपना, आपने उसको उठाया। यही तो करते हैं आप गलत काम। गलत काम करने में माहिर है पाकिस्तान, और सोचता है कि उसको अब कुलभूषण को बताया कि भारत का एजेंट है। भारत का एजेंट नहीं है। मैं बताता हूं एजेंट कौन है, भारत के एजेंट कौन है। जहांगीर भाई एक मिनट, भारत के एजेंट, 1 सेकेंड। आपने बुशरा बीबी को बंद किया हुआ है ना जेल में। बुशरा बीबी को रात को उठ के वो जिन को बुलाते, जिन आते हैं उनके पास रात को, उनको मटन मीट खिलाती है। वो जिन है ना, मोटरसाइकिल पे बैठ के आते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ के आते हैं और ठाए मेरे काबिल एहतराम है।
भारत का अगर कोई जानकार है धीरज के तो साथ, वो बुशरा बीबी के जिन है। सर, धीरज के साथ। बुशरा बीबी के जिन हमारे जानकार हैं। हम उनको बोलते हैं भाई इनकी अकल ठिकाने लगाओ। वो आते हैं मोटरसाइकिल पे और आपकी अकल ठिकाने लगा के जाते। सुने सर, इंदिरा गांधी तो आपकी बड़ी जो है कदरदान शख्सियत थी, उसने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा, तो उसको जेल क्यों भेजा था आपने? मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कहूंगा, तो इंदिरा गांधी को क्यों जेल भेजा था? क्यों उसके खिलाफ ये हुई थी? क्यों गांधी फैमिली को इतने साल जो है वो पीछे रखा गया? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट का इलाहाबाद के हाई कोर्ट का एक फरमान नहीं माना था, यही कारण से वो जेल गए था। लेकिन आपके यहाँ क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करके आपके आसिम मुनीर जो आज के फील्ड मार्शल हैं, वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना देते हैं, उसके ऊपर भी एक कोर्ट। अरे कमाल करते हो, ये मजाक बना रखा है आप लोगों ने। क्या 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 मतलब अहमकाना बातें करते हो बैठ के, अहमकाना बातें हैं। कोई ढंग की बात करो भाई। जागीर भाई पढ़े लिखे लगते हो भी कि नहीं पता नहीं, डिग्री क्या है आपकी, लेकिन कम से कम दिखाई तो दो कि अहमकाना बातें कर रहे हैं। हमने बताया इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फरमान था जिसको इंदिरा गांधी जी ने नहीं माना। सुने सर, आप लॉ पे यकीन रखते हैं, इंटरनेशनल लॉ पे यकीन रखते हैं, क्यों नहीं हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करते सर? जब एक खिलाड़ी को आप जो है प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो उनके पूर्व मंत्री को कैसे आपने रखा हुआ है? किस कानून के तहत? आप क्यों नहीं वापस कर देते? मैं बताता हूँ आपके यहाँ, हमारे यहाँ दोस्तों की पीठ में जागीर सुन लो, जवाब सुनो ना, जवाब सुनो भाई, अभी जवाब सुनो आगे बढ़ने से पहले। हमारे यहाँ जहांगीर दोस्तों की पीठ में छुरा नहीं घोंपते हैं, जैसे आप कभी चीन को घोंपते हैं, कभी अमेरिका को घोंपते हैं, कभी टीटीपी वालों को घोंपते हैं, कभी बलूचिस्तान में घोंपते हैं, कभी अफगानिस्तान में घोंपते हैं। हम नहीं करते हैं। मैं इस बात पर जागीर को जरा याद भी दिला देती हूँ, मैं थोड़ा सा याद दिला देती हूँ कि अभी तक क्या वहां पर सरकार थी? कोई सरकार नहीं थी। अब जाकर के सरकार वहां पर बनी है, उसके बाद क्या होता है फिर वो देखा जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, अभी एक बयान इन्हीं के ख्वाजा आसिफ की तरफ से दिया गया है कि यस, जो आसिम मुनीर है वही हमारे बॉस हैं। तो सब कुछ तो सेना चला रही है, तो सरकार के लिए जहांगीर को इतना लड़ना क्यों पड़ रहा है फिर? मीनाक्षी जी, मैं इनको जवाब दे दूं जी, हसीना जी को क्यों हम वापस नहीं दे रहे कि देयर इज द इंटरनेशनल लॉ। उन्होंने अपने फांसी का हुक्म सुनाया था वहां पर, इससे पहले हम फांसी के लिए उनको नहीं दे सकते। लीगल एंटिटी है जरूर, लेकिन इंटरनेशनल लॉ है कि हम उनको फांसी के लिए उनको नहीं दे सकते। जहाँ तक सवाल दिनेश जी ने कहा है, उनकी एक एक बात को मैं तायद करता हूँ कि जो ये जिन्ना थे, जिन्ना हिंदुस्तान के रहने वाले थे और यहाँ की स्टेट के मालिक थे, लेकिन क्या था उनको कि जो बातें उन्होंने कही हैं कि खंजीर खाते थे, शराब पीते थे, ये गलत नहीं है। और इसी शराब के नशे में उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा किया, जिसके लिए आज तक हिंदुस्तान परेशान हो रहा है। और आप लोगों यहाँ से आतंकवाद कमी होने का नाम नहीं लेता। और आप लोग कितने बड़े आतंकवादी हैं। मुझे बड़ा तरस, अमीन भाई, मुझे आपसे बड़ा तरस आ रहा है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कब आपके खिलाफ जो है हिंदुत्व उठ पड़े और आपको शर्म लेनी पड़े। मुझे बड़ा तरस आ रहा है सर, शर्म आनी चाहिए। मुझे आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, पाकिस्तान तो नहीं आएंगे। जागीर आप चिंता मत करिए, उनको शरण लेने की आवश्यकता अगर पड़ भी जाए तो वो पाकिस्तान तो कतई नहीं आएंगे जहां खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। और डॉक्टर मोहम्मद अमीन जैसे लोग इस देश के हैं, उन्हें आपके पास आने की ना कभी आवश्यकता थी ना वो कभी आवश्यकता पड़ेगी। चिंता मत करिए इस बात को। नहीं, किस तरह से बात की है दिनेश साहब ने, वो देखने वाली बात है। इन पर किसी बात का जवाब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, अमीन भाई सुनिएगा, एक मिनट अमीन भाई, आप इतना सच बोलते हैं तो रमजान मणिपुर का सच आपके यहाँ ब्लास्ट क्यों होते हैं? गाँव से लोग आते हैं बाहर, मणिपुर का सच क्यों नहीं दुनिया को दिखाते? अमीन भाई अभी कह दे कि हमने मणिपुर को आजाद कर दिया है, मणिपुर का सच क्यों मार रहे हैं? मुसलमान भाई नहीं है। आप आए क्या जहांगीर मणिपुर तक? जहांगीर आप डॉक्टर अमीन को छोड़िए, आप मुझे ये बताइएगा, आप आए हैं क्या मणिपुर तक? मणिपुर आए हैं आप? मुझे और इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप एक्सेस देंगे, हम आएंगे। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि आपको ये तक नहीं पता कि वहां तक इंटरनेशनल मीडिया गया था। आपको ये भी नहीं पता? मैं आपको बताती हूँ, मैं तो वहां पर रही। आपको चाहिए तो मैं अभी ऑन डिबेट आपको फोटोज दिखाऊं, वीडियोस दिखाऊं मणिपुर के। मैं वहां पर रही, मैं बताऊं वहां पर क्या हो रहा है आपको।
वहां पर कौन सा इंटरनेशनल मीडिया था? बीबीसी कितने बार गई है वहां पर? जाकर के जरा देखिए। क्यों नहीं दुनिया को दिखा रहे? अरे पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, और जो हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो भी सबको पता है। तो आप जरा अपने यहाँ का तो थोड़ा ख्याल रखिए। आप जहां गए ही नहीं वहां की बातें कर रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ आपके यहाँ की बातें। आप मुझे मेरे यहाँ की बातें बताएंगे जहां मैं रोज जाती हूँ। मणिपुर कौन सा इंटरनेशनल मीडिया वहां पर नहीं गया? अल जजीरा नहीं गया वहां पर, बीबीसी नहीं गया वहां पर, कौन सा नहीं गया? हो सकता है कि आपको नाम पता ना हो, ब्रिगेडियर दत्ता, हो सकता है कि इनको नाम पता ना हो। और इनको मैं इसीलिए शुरुआत से कह रही थी कि आपको पटरी से बेपटरी होने की आदत इतनी इस कदर लग गई है कि आप अपने राष्ट्र तक को बेपटरी कर चुके हैं। आपने टीआरटी जो है, रशियन टीवी है, आरटी रशियन टीवी है, उसने पब्लिश किया है कि 200 से ज्यादा लोग मारे गए। मुझे 1 मिनट देंगे, मुझे 1 मिनट देंगे आप? मैं मुझे इनकी जवाब देने दें, मुझे इनको बताने दें। ये किस किस्म का सिंधी है? ये किस किस्म का सिंधी है? पाकिस्तान के फौज ने सिंध से इतनी जबरदस्त लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान के फौज ने फांसी पे चढ़ाया। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया, बेनजीर भुट्टो का कत्ल किया। ये किस किस्म का बेगैरत सिंधी यहाँ बैठाया हुआ है आपने? ये कहाँ का सिंधी है? ये आपको शर्म आनी चाहिए। आप पंजाबी फौज के जो हैं तलवे चाट रहे हैं सिंध में बैठ के। आप इंतहाई बेगैरत इंसान हैं। आप सिंधी भी नहीं हैं। डू नॉट क्रॉस योर लिमिट। के नौकर हैं आप, पंजाबियों के इस तरीके से बात नहीं जो हैं बिल्कुल ही घटिया इंसान हैं आप। भुट्टो साहब को भूल गए? जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा लीडर, बेनजीर भुट्टो जैसा लीडर, किसने मारा उसको? आप फौजियों ने, आपके फौजियों ने मारा। साहब आपको मरोड़ क्यों हो रही है उसकी, भुट्टो साहब की, बेनजीर की? नहीं मारा, ये मुझे जवाब दे। आपको मरोड़ क्यों हो रही है? आप तो इंडिया के जाके तलवे चाटो। कुलभूषण नहीं, हम हिंदू हमारे भाई हैं। कुलभूषण यादव आप हमारे मुल्क से निकले, हमारे हिंदू भाई हैं, आप मुल्क से निकले हमारे, आप बिल्कुल निकले। हमें आप नहीं चाहिए। आप हमारे लिए मसला है, ISI हमारे लिए मसला है, मिलिट्री इंटेलिजेंस हमारे लिए मसला है। पाकिस्तान के आपको जूते मारती है ISI, तुम जैसे पालतुओं को। जिस तरीके से तुम्हें जो है यही तो आपको अच्छा लगता है जहांगीर, यही तो आपको अच्छा लगता है कि ऐसा हो। और अभी पिछले कुछ दिनों पहले ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, हमने वहां की तस्वीरें भी देखी थी कि बलोचों के साथ इन्होंने क्या किया था। और ये तो खुद ही स्वीकार करते कि इन्हें क्या अच्छा लगता है। फिर ये दुनिया भर को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ जाती है हमें भी कि बलोच के साथ क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में आखिरकार क्या हो रहा है, POK में क्या हो रहा है। ये तो खुद ही बताते हैं कि ये क्या करते हैं वहां पर। देखिए बिल्कुल ठीक है, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट इनका जवाब दूंगा। जहांगीर साहब ने जो पॉइंट्स रेज किए थे, उन्होंने कहा था कि साहब मालदीव्स, नेपाल, बांग्लादेश भारत की बात नहीं मानते हैं। मालदीव्स ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन ट्रूप्स आर नॉट रिक्वायर्ड देयर। मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर, मालदीव्स के प्रेसिडेंट, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया में आए जब सारी उनकी जो मतलब टूरिज्म थी उसको बंद कर दिया गया। बांग्लादेश के तारिक रहमान ने कल ही सबसे पहले अगर वीजा खोला है तो वो भारत के लिए खोला है। रही बात शेख हसीना इंटरनेशनल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में ये साफ और वाज़ेह तौर से लिखा हुआ है कि अगर पॉलिटिकल वेंडाटा की वजह से किसी पॉलिटिकल लीडर को असाइलम लेनी पड़े तो उसको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में उनको हैंडओवर नहीं किया जाएगा। और ये बिल्कुल वही हुआ है। तीसरी बात, ताजिकिस्तान से हमने एयरबेस हमने खाली इसलिए किया क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हो गया, लेकिन हमें बगराम में वो जगह मिली जो अफगानिस्तान ने अमेरिका को भी नहीं दी। तीसरी चीज, ओमान में केवल हमारा जो इक्विपमेंट है, जो ट्रुप्स है, उनका टर्नओवर हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बरकरार है। मणिपुर में आर्टिकल 356 आईन के हिसाब से वहां प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था और अब वहां बिल्कुल सरकार वहां काबिज है और लोग वहां पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। तीसरी चीज, आप ये देखिए पाकिस्तान, आप कभी अपने तारीख से नहीं सीखे। आपने ईस्ट पाकिस्तान के साथ वही किया जो आज बलूचिस्तान के साथ कर रहे हैं।
और आपके 2 टुकड़े कर दिए गए। टिक्का खान, आप मुझे बताइए कौन ऐसी कौम होगी, कौन ऐसा जनरल होगा जो अपने ही देश की खवातीनों की इज्जत को तार तार करेगा? क्यों, कौन ऐसा मतलब फौज होगी, कौन ऐसा मतलब जनरल याहिया खान होगा जो कहेगा कि साहब आप सर वहां के मणिपुर अभी तक दानिशमंद चल लोगों रहा है को सर। डॉक्टर विनोद साहब ये अभी मैंने आपको दिखाया है, मणिपुर अभी तक चल रहा है और मैंने किसी और चैनल की नहीं की, क्योंकि इंडियन टीवी चैनल नहीं दिखाते सच। मैंने अल जजीरा की मैंने वो की है, मैंने बीबीसी को जो है आपको दिखाया है कि किस तरीके से मणिपुर में कुकीज की जेनोसाइड हो रही है। भारत के खिलाफ, कानून के खिलाफ अगर कोई आदमी सर उठाएगा तो भारत उसका सर कुचलेगा। अब एक ऐसे देश से कर्नल दिनेश नैन सीखना पड़ेगा जहां खुद के लोगों के सर कुचले जा रहे हैं, जहां इस्लामाबाद, जहां राजधानी में विस्फोट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, 100 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। वो हमें बताएंगे हमारे देश में क्या चल रहा है। हमें अब इनसे सीखना पड़ेगा। इतने बुरे दिन आ गए क्या? मीनाक्षी जहांगीर भाई अकेले हैं तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी कि इनकी क्लास लगे और ये कितना डिफेंड कर पाएंगे ना डिफेंड करने वाली चीजों को। ये करे जा रहे हैं बेचारे, बिकॉज इनको तो जैसे बताया अभी मस्ती खान साहब ने कि सिंध के अंदर अगर रहना है तो आईएसआई का चिट लेके रहना पड़ेगा, वरना वो इनका सॉफ्टवेयर बदल देंगे, कुछ उल्टा बोलेंगे बेचारे। तो मुझे इनकी थोड़ी सी चिंता रहती है। और अब अकेले हैं तो मैं इनकी ज्यादा व्यक्तिगत नहीं जाऊंगा, पर्सनल नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं इनको सिर्फ कि देखिए, अगर आप बात ये छोड़िए, मणिपुर वगैरह छोड़िए, हम देख लेंगे, हमारे भाई हैं, हमारा इलाका है। आपकी आईएसआई ने जो बैठ के ढाका में प्लानिंग किया था कि वो, और उसके वो जो एजेंट था अमेरिका का जिसको हटा दिया अभी रहमान साहब ने, वो इंटरिम गवर्नमेंट का लीडर यूनुस, इन सब ने प्लान किया था कि वो 7 स्टेट्स के अंदर हम वापिस से इंडिया के लिए जो है ना टेररिज्म स्टार्ट करेंगे, इनको वो प्रॉब्लम करेंगे। आप ऐसे पिटोगे कि समझ में नहीं, रहमान ही पीटेगा आपको। थोड़ा 2 दिन ठहर जाइए आप, वो बांग्लादेश के रहमान साहब ही पीटेंगे। अब रही बात आपके बलूचिस्तान की और आपके खैबर पख्तूनख्वा की, देख भाई जहांगीर, हिंदुस्तान में तू जब मर्जी आ जाना, हम तुमको बाद में वेलकम कर लेंगे। पहले आप एक चक्कर बलूचिस्तान का काट के दिखा दो हमको। सर मैं जाता हूँ, मैं खुद जो है मैं डेरा मुराद जमाली का रहा मस्ती खान साहब को अपना आइटनरी बता के जाना कि कौन से शहर में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बता के जाना। पर प्लीज एक बार चक्कर काट के आओ, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों आपकी चिंता कर रहे हैं। जो एआई से वीडियो बना के फेक वो बनाते रहे और खुद जो है यूके में या स्विट्जरलैंड में छुपे हुए बैठे हैं, इनको जूते मारती है आवाम। ये आ जाए, बशीर देव आ जाए, उसी दिन आपको तो बात करने भी नहीं आता जहांगीर, आपको तो टीवी पर बैठ करके बात करने भी नहीं आता है। जूते मार रहे हैं आप, 4 बार इस बात का इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं नहीं चाह रही थी कि आपको टोकू, लेकिन आपको भी तो थोड़ा सा एहतराम करना चाहिए, आपको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। जब आप मेरे जो है कायद को बोलेंगी, जब आप मेरे प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे, अरे प्राइम मिनिस्टर को अहमद साहब बोल रहे हैं ना, तो मैं कुछ ना बोलूं। हाँ, और जो वो कर रहे हैं, जो वो पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, उस पर आंखों पे पट्टियां बांध करके बैठे हुए हैं क्या? आईएसआईएस और आईएसआई ज्यादा नजर आप पर रखे हुए हैं, जहां पर आपको ये अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना उड़ उड़ करके बोलना पड़ रहा है। जहां ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को बॉस ना कह करके, किसको बॉस कह रहे हैं? आसिम मुनीर को। उनके लिए आप इतना उड़ रहे हैं, आईएसआई ज्यादा नजरें रखी है आप पे। देखें, मेरे लिए हर कोई इतना अहमियत लायक है, मेरे लिए इज्जत माब है। देखें, कुछ जो है डिस्कशन के प्रोटोकॉल्स होते हैं। मैंने कभी मोदी साहब के लिए, श्री मोदी जी के लिए गलत नहीं बोला। मैंने कभी अमित शाह के लिए गलत नहीं बोला। नहीं, ऐसा कुछ गलत किया भी नहीं है ना, जेनोसाइड नहीं होता हमारे यहाँ आपके यहाँ की तरह। अब सुने, है ना, बोलना पड़ता है। लेकिन अगर आपका नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के किसी आपके पंजाबी जो है वो अमेरिका के गुलाम है, आप क्यों पहचानने लगे बलोचों को? आपने पहचान लिया तो फिर कैसे हो जाएगा एरे गहरे, है ना? बोलिए अहमद साहब। अमेरिका के गुलाम है ये तो बेचारा जो है, जो अमेरिका के गुलाम पंजाबी हैं, ये तो उन पंजाबियों का गुलाम है। ये तो गुलाम दर गुलाम है। ये इस बेचारे को पता है। अगर आप में इतना दम है तो आगे नहीं जाते बलोचिस्तान आकर दिखाओ ना, कहाँ छुप के बैठे हो? ये यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है, इसको तो हम आप भाई, मैं आपसे अर्ज करूं, अपनी जिंदगी को खतरे में ना डाले पंजाबियों के लिए, ना करें ऐसी गलती। मेरी बात सुन ले, मेरी बात आप सुन ले। मैं आपको यकीन से कहता हूँ,
मैं आपको यकीन से कहता हूँ तुम्हारी भाई, तरह टुकड़ों पे पलने हम वाले बलोच, नहीं हैं। आपको मालूम है ना सिंध में मैं- कितने बलोच हैं? ना आप मुझे मैं बताएं, किसी इंडियन आप मुझे बताएं सिंध में कोई कितने बात नहीं बलोच? जहांगीर, इतना गला फाड़ करके कोई फायदा नहीं है। पूरी दुनिया आपके देश का सच जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।